नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में एक साल का वक्त भी नहीं बचा है चुनाव होने को, और जिस तरह से राजनीति बंटवारे की हो रही है उसमें महापुरुष भी बट गए हैं। कैसे, क्यों, करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी, आपके सुधी दर्शकों का भी। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, एक साल का वक्त भी अब बचा नहीं है। ऐसे में क्या जो महापुरुष हैं उनमें भी बंटवारा करके ये राजनीति मानेगी? क्योंकि हम तो ये मानते थे कि महापुरुष तो सबके होते हैं, सर्व समाज के वो सम्मानित होते हैं, एक्सेप्टेंस होती है उनकी। लेकिन ये राजनीति क्या करवाना चाहती है हम लोगों से? देखिए हिमांशु जी, अगर आप चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने से पहले आज का जिक्र कर लें। अगर देखें, देश में इतनी टेंशन चल रही है कि अमेरिका के इरादे कुछ दिखे हैं कि वो परमाणु हमला कर सकते हैं ईरान पे। अगर ईरान पे परमाणु हमला होता है तो कितनी बड़ी बात है। थर्ड जो है विश्व युद्ध की संभावनाएं व्यक्त हो रही हैं। और भारत में चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में। हमारे जो देश के नेता हैं वो चुनाव पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनको चिंता उस बात की नहीं है। तो हम लोग तो चुनाव के प्रति बहुत गंभीर रहते हैं। और जो सवाल अब आपने पूछा, मैं सीधा उस सवाल पे आता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है। उसमें साल भर आपने ज्यादा कहा, अभी लगभग 8 से 9 महीने का वक्त है। तो 8-9 महीने के पहले चुनाव में तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में चुनावी समर शुरू हो गया है। आपने देखा, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने चुनाव का उद्घोष कर दिया है दादरी से। और दादरी में जो मायावती जी का गांव है बादलपुर, और वहां उनके एक सिक्के सालार मायावती जी के थे, नागर साहब जो है उनके घर पे अखिलेश जी ने लंच कर लिया है। तो अब लगता है कि भाई गिरिराज नागर जो हैं वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे। दूसरी बात क्या है, भीड़ को देख के, तमाम चीजों को देख के और पैंतरेबाजी को देख के लगता है कि राजनीति शुरू हो गई है। और वहां पे भी ये हुआ कि वहां पे भी मिहिर भोज की जो मूर्ति थी उस पर भी बड़ा विवाद हुआ था। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां गए थे। उसके बाद फिर विवाद हो गया था। बाद में फिर जो है उस पर काफी दिन तक विवाद चला। उसी की मूर्ति पे फूल चढ़ाने अखिलेश जी भी गए। हम भी ले लें साथ साथ आशीर्वाद गुजरों का। एक नया विवाद पिछले 3 दिन से वेस्टर्न यूपी में चल रहा है, जिसने वेस्टर्न यूपी में बड़ी हलचल पैदा की हुई है। जाट समाज से आने वाले महाराजा सूरजमल, जो भरतपुर के राजा थे, उन्होंने लगभग अपने जीवन काल में 80 लड़ाइयां लड़ी हैं। उन्होंने मुगलों से भी लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी है। और सौभाग्य कहिए या जो भी कहिए कि वो एक भी युद्ध नहीं हारे, एक भी लड़ाई नहीं हारे हैं। तो उनकी मूर्ति का अनावरण जो है मेरठ जिले में सकौती एक जगह वहां पे किया गया। और वहां पे उस पर राजनीति शुरू हुई। वहां पे भी उनको कहा गया वो हिंदू हृदय सम्राट, जाटों के नेता, जाटों के राजा। आप क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो महापुरुष थे, ये जो राजा थे, या जो हमें अच्छी राह दिखाने के थे, वो समाज सुधारक थे, समाज की बात करते थे, अब धीरे धीरे उनको बांट दिया जाए। और उसको बांट के अपना निजी फायदा, निजी तरीके का चुनाव जीतने का फायदा हो, दूसरे कुछ फायदे हो, लूटपाट करने के फायदे हो, चंदा चोरी करनी हो, उस तरीके से उनका प्रयोग किया जा रहा है। अब आप देखिए, जो विवाद शुरू हुआ था कुछ दिन पहले, अगर राहुल गांधी ने कह दिया है कि काशीराम जी को, मान्यवर काशीराम जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, तमाम लोगों को मिल रहा है, तो मायावती जी ने सीधा कह दिया कि इन्होंने खुद तो दिया नहीं, अब ये जो है मांग कर रहे हैं दूसरे की सरकार में, वो तो हमारे थे काशीराम जी। तो काशीराम जी पर ठप्पा जो है मायावती जी का लगा हुआ है। कांग्रेस कैसे उनके बारे में बात कर सकती है? मिहिर भोज की बात कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? वो तो गुजरों में बंद के रह गए हैं। अंबेडकर की बात कोई दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं? तो ये सारे, अब जवाहरलाल नेहरू की बात कौन करेगा, पटेल की बात कौन? तो ये सब जातियों में और समुदायों में अगर हमारे महापुरुष बढ़ जाएंगे तो देश में व्यवस्था खराब हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर पश्चिम यूपी में आप बात करते हैं, जो हड़कंप वहां चल रहा है,
वहां पे भगवत मान को उन्होंने बुला लिया क्योंकि वो भी जाट समाज के हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के जहां पे सत्ता है वहां पे वो जाके किसी मूर्ति का अनावरण करें। ऐसे में सरकार और वहां का प्रशासन थोड़ा असहज तो होगा ही। और उसमें जो अपनी पार्टी के जो लोग हैं जो दिल्ली खेमे के हैं उनको एक मौका मिल गया राजनीति करने का। आप जानते हैं पूर्व बालियान, संजीव बालियान जो है पूर्व मंत्री, उन्होंने जो है सीधी सीधी चुनौती दे दी प्रशासन को, और सीएम को ही कहिए, नाम भले ही ना लेंगे, चुनौती प्रशासन को अगर दे रहे हैं तो सीधे सीधे जो है वो मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। वो अपना दबदबा दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ जाट समाज है और जाटों का मैं सरताज हूं और मेरा दबदबा है। वो अपना दबदबा दिखा रहे हैं। अगले दिन संगीत सोम उसी मूर्ति को जाकर माल्यार्पण करके वो कहते हैं मेरा दबदबा है, मेरा क्षेत्र है और मैं तो संजीव बालियान को भी हरा चुका हूं यहां से। तो ये राजनीति खुल के आ गई है और ये सारी चीजें आपको जोड़ती हैं उत्तर प्रदेश के अगले साल के विधानसभा चुनाव से। और यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि चाहे वो किसी मूर्ति का अनावरण हो, किसी बैठक की बात हो, इससे पहले हमने उस प्रकार से समुदायों को, वर्गों को, जातियों को बढ़ते हुए नहीं देखा जितना हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। इसकी शुरुआत 2024 में आपने ठाकुरों के बंटने से देखी। वही ठाकुर जिनकी जाति के मुख्यमंत्री हैं वही भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे। उसके बाद फिर पता चला कि अलग से जाटों की मीटिंग हो रही है, सैनियों की मीटिंग हो रही है, फिर ब्राह्मणों की भी मीटिंग हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हो गई लखनऊ में, उससे पहले फिर ठाकुरों की मीटिंग हो गई। तो ये जो एक बंटवारा चल रहा है, मुझे लग रहा है इससे कड़वाहट बढ़ रही है। पहले तो आप बंटवारा करते थे हिंदू मुस्लिम में, अब हिंदू मुस्लिम में भी जाके अंदर जो है आप जो है मुस्लिम में तो बंटवारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुस्लिम तो मुस्लिम है, चाहे वो छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो। लेकिन हम हिंदुओं में अब जातियों में बांटना शुरू हमने कर दिया है। पहले वर्गों में बांटा, अब जातियों में बांट रहे हैं और नेता लोग अपने हित के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। इससे समाज में जो जहर फैल रहा है उसका जो दंश झेलना पड़ता है, फिर वहां के समाज को, क्षेत्रीय लोगों को झेलना पड़ता है। नेता तो अपना चुनाव जीत के और वोट लेके और जुमलेबाजी करके निकल जाते हैं। तो ये जो जहर फैल रहा है आपस में, जहां आप समाज सर समाज के साथ रहते थे, गांव में रहते थे, एक शहर में रहते थे, तो वहां भावनाएं भड़कती हैं, लड़ाइयां होती हैं। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर जरा सी देर में चल जाते हैं। अगर वो हमारी पार्टी का है तो बुलडोजर चल जाएगा, उनके वाली का है तो नहीं होगा, मामला शांत हो जाएगा। इस तरह की चीजें चल रही। तो मुझे लगता है कि ये समाज में जहर घोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे तमाम सियासी दलों को बचना चाहिए और सर समाज की बात करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरा सवाल भी यहाँ है, अपनी जाति के लोगों से भी है क्योंकि मैं भी जाट समाज से आता हूं। अगर महाराजा सूरजमल थे, उन्होंने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी और राजा जो लड़ाई लड़ते थे वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ते थे। वो किसी जाति की लड़ाई या किसी धर्म की लड़ाई नहीं लड़ते थे जितनी हमारी जानकारी है। एक बहुत बड़ा जिक्र होता है कि अकबर की और महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई थी। अगर हम उसका अध्ययन करें तो दोनों के सेनापति अलग अलग जाति के थे। अकबर के जो सेनापति थे वो राजपूत थे और महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो सूर थे, मुसलमान थे। तो दोनों के अगर मुसलमान और हिंदू की लड़ाई आप बताते हो तो वो कैसे लड़ रहे थे फिर? तो वो लड़ाई सीमाओं की थी, वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने की लड़ाई थी। जैसे आज लड़ाई अगर हो रही है, आप अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई कहें तो इसको आप क्या इसकी ईसाइयों की और मुसलमानों की लड़ाई कहेंगे क्या? ये तो आधिपत्य की लड़ाई है कि वो हड़पना चाहते हैं, उनको तेल के कुएं चाहिए, उनको संपत्ति चाहिए। तो यही चीजें पहले थी। तो लोगों को भरमा के, लोगों को भटका के हम अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनको जातियों की बात करते हुए करते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मूर्ति के अनावरण में भी उनको हिंदू हृदय सम्राट बता के और जाट महाराजा बता के उनको एक सीमित कर दिया, एक दायरे में बांधने की कोशिश की गई है कुछ निजी स्वार्थ के कारण, जो छुटवैये नेता हैं। तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं जी। अच्छा, इन दिनों एक भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के बड़े प्रिय लाडले सांसद हैं इतिहास दुबे जी, उनका नया नाम पड़ गया है। अब वो दुबे जी क्या कर रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी का।
इस बीच उन्होंने इतिहास बता डाला नेहरू जी का, और सीआईए से उनके जो संपर्क थे उसके बीच कोई दलाली कर रहा था, और वो दलाली कोई और नहीं, तत्कालीन एक मुख्यमंत्री बीजू पटनायक कर रहे थे। अब मतलब इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, उसके बाद तथ्य दर तथ्य रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं निशिकांत दुबे इस देश को, या फिर इस देश को किस तरफ ले जाने की वो कोशिश कर रहे हैं, ये लोग समझना चाहते हैं। निशिकांत दुबे फ्रंट फुट पर आकर जिस तरह से बातें करते हैं, कहते हैं मोदी जी ने उनको छोड़ दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर हो गए वो। देखिए हिमांशु जी, ये तमाम पार्टियों में मणिशंकर अय्यर भी हों, वो सुब्रमण्यम स्वामी क्यों नहीं बन जाते? सुब्रमण्यम स्वामी भी बन जाए वो भारतीय जनता पार्टी की। तमाम इस तरह के नेता तमाम सियासी दलों में होते हैं। आज निशिकांत दुबे ऐसा नृत्य कर रहे हैं कि उनके जो आका हैं उनकी नजर बस उनके ऊपर पड़ जाए और उनको बड़ा जो है कुछ इनाम मिल जाए, क्योंकि लगातार चर्चाएं केंद्र में चल रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो आप जो है वहां तेरे अंगने में मेरा क्या काम है में डांस कर रहे हैं वो दबा के। उनका कोई लेना देना नहीं है, कहीं उनको कुछ जानकारी नहीं है। बीजू पटनायक कौन थे वो जानते भी नहीं होंगे, और उन्होंने कहीं इधर उधर से पढ़ के और किसी का कुछ करके अपना बोल दिया हाउस में जाके। दुर्भाग्य यह है कि ऐसे ऐसे लोग पार्लियामेंट के पटल पे खड़े होकर इस तरह की चीजें बोलते हैं जिनको जानकारी नहीं है, कुछ तथ्यों का पता नहीं। आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो उसका जवाब नवीन पटनायक ने दिया है ना अगले दिन। उन्होंने कहा है कि इनको इलाज की जरूरत है और इनको अगर अस्पताल में भर्ती कीजिए, कोई दिक्कत हो तो यहाँ ले आइए, उड़ीसा में यहाँ करवा देते हैं इनका। तो देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा कि देश में जिस प्रकार की विपदा चल रही है, आप सत्ताधारी दल के नेता हैं, आप कुछ उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं कि देश जो है विपत्ति में है, हम लोगों के ऊपर संकट है, गैस के सिलेंडरों के लिए लाइन लगी हुई है, गांव में कई जगह दिक्कतें हैं, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। आपको ये जुमलेबाजी चाहिए, आपको ये इधर उधर की बातें चाहिए, आपको छपास का रोग लगा हुआ है कि आप किसी तरह टीवी पे दिखें, अखबारों में छपे आपका नाम, भले ही वो विवाद में आए। पहले व्यक्ति अच्छा काम करके, अच्छी बातें करके अखबार में और नजरों में आना चाहता था, टीवी पे आना चाहता था। आज इनको पता है कि अगर आप अच्छी बात करेंगे आपको कोई दिखाएगा ही नहीं। तो इसलिए आप जो है आगे बढ़ के कुछ ऐसी बात कीजिए कि तुरंत मीडिया भी आपको दिखाए और तुरंत जो है वो अखबार में ही बात छपे और तुम्हारी बात आगे सोशल मीडिया पे जाए। तो चर्चा बदनाम का हुए विषय तो ये क्या, लोग इसमें देते भी हैं। नाम कमाने की कोशिश है। जी, तो भले ही आप जो है अच्छे कामों से जो है फेमस ना हो, बुरे काम करके ही बदनाम हो जाइए। आजकल तो बदनाम जो है उन्हीं की दुकान चल रही है, उन्हीं की मार्केट है, उन्हीं का शेयर उछल रहा है आजकल। तो अच्छे भले आदमियों का तो शेयर उछल नहीं रहा। अब ये देखिए आप नीतीश कुमार का क्या हाल हो रहा है। अगर वो तो अच्छे नेता माने जाते थे तो क्या हुआ उनका, और आजकल जो क्रांतिकारी हैं वो नेता कहां से कहां पहुंच गए आप देखिए। इसमें मुझे कोई विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। आप नजर मारेंगे तो तमाम नेता आपकी नजरों के सामने घूम जाएंगे जो आज क्रांतिकारी बने हुए हैं, जिनको कोई नहीं पूछता था। भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम सिद्धांतवादी पार्टी कहते थे, जो एक पार्टी मानी जाती थी कि अच्छा सियासी दल है, उसका दुर्भाग्य देखिए कि आज ना उसके पास कोई स्पोक्स पर्सन है, ना प्रवक्ता है, ना पार्लियामेंट में बोलने वाले लोग हैं। हमने तो बहसें देखी है। मैं तो पिछले 30 साल से पार्लियामेंट को देख रहा हूं। मैंने वाजपेयी जी की बहस देखी है, मैंने सुषमा स्वराज की बहस देखी है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक एक लोगों की बहस देखी है, उनका बात करने का तरीका देखा है। और आज हम उसी भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो हमें लगता है ये भारतीय जनता पार्टी है। तो आजकल तो सिस्टम ही बदल गया है बिल्कुल। जी, अच्छा केपी सर, नीतीश कुमार का क्योंकि आपने जिक्र किया तो उनकी बात करना जरूरी भी है। नीतीश कुमार ने जो है इस्तीफा दे दिया। अब जो है वो मतलब बिल्कुल तय हो गया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसे में उनके करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी तस्वीरें आई हैं, उनकी फुटेज आई है, मीडिया से बातचीत कर रहे थे और फुट फुट कर रो रहे थे, कह रहे नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं है। और नीतीश कुमार अभी भी जब वो जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो बिहार में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। लोगों ने कहा कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के इतने करीबी मंत्री हैं कि अगर वो एक बार कह दे नीतीश कुमार से कि आप मत जाइए दिल्ली, तो शायद नीतीश कुमार अपना फैसला पलट दें। लेकिन उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि भाई दिल्ली मत जाइए, बिहार के लिए और काम करिए, आपकी बिहार की जरूरत है। ये ढोंग उन्हीं की पार्टी में उन्हीं के करीबी लोग अगर रच रहे हैं, तो नीतीश कुमार की लुटिया अब किधर जा रही है?
देखिए हिमांशु जी, अगर आप नीतीश कुमार के विषय में बात करते हैं तो नीतीश कुमार के हाथ से तमाम चीजें निकल चुकी हैं। और आज जो नीतीश कुमार के आसपास लोग दिख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, भले ही वो जेडीयू में रहे, कहीं रहे। अशोक चौधरी को अगर कुछ करना होगा तो वो दिखाने के, और वो टीवी पे बुला के अपनी वीडियो बनवा के रोने की वीडियो नहीं डालेंगे। अशोक कुमार चौधरी को भी पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन उनको दिखावा करना है, उनको लोगों की सिंपैथी लेनी है और उनको बताना है कि मैं नीतीश कुमार जी के साथ हूं। नीतीश कुमार जी के लगभग लगभग सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन बात यह है अभी इसमें कई सारे कानूनी दांव पेच हैं, है ना। अभी भी क्या कोई पलटी मारने का कुछ बचा है क्या? अब नीतीश कुमार कब को क्या कर देंगे कुछ पता नहीं है। नीतीश कुमार का बीच बीच में बार बार ये भी तस्वीरें आती हैं कि उनकी दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं, जैसे वो थाली छीन रहे हैं, सम्राट चौधरी उनसे आरती की थाली ही छीन ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी, तो वो गिरफ्त में आ चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ कर पाएंगे। बात ये है देखने वाली कि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सरकार बनाती है, किस प्रकार से उसको चलाती है। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है, जनादेश नीतीश कुमार को मिला है। अगर नीतीश कुमार को इस तरह की चीजें करते हैं तो क्या बिहार की राजनीति बड़ी डिफरेंट है? क्या वहां पे कोई एक नई शख्सियत खड़ी होगी, या एक नई ताकत खड़ी होगी, या एक नया दल बन के आएगा, या कोई एक नया संगठन ऐसा बनेगा? क्योंकि जो एक ये काल था, नीतीश काल समाप्त हो चुका है और लालू अभी खत्म हो चुके हैं। अब उनका बेटा है, कितना क्या कर पाता है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक नई ताकत बहुत जल्दी बिहार में खड़ी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कितना ही कुछ कहीं कर ले, वो ऐसी एक लीडरशिप खड़ी नहीं कर पाती अपनी किसी भी स्टेट में। आप दूर तक नजर मारिए, जो लंबी राजनीति कर सके वो मुझे दिखाई नहीं देती। ये तोड़फोड़ की सरकार बना लें आप किसी तरह। अब आप मुझे बताइए, आसाम में भारतीय जनता पार्टी का एक कोई मजबूत नेता दिखाई दे रहा है? आप घूम फिर के हेमंत शर्मा को देख रहे हैं। हेमंत शर्मा तो कांग्रेस के हैं और कल फिर वो कांग्रेस के नहीं हो जाएंगे इसकी क्या गारंटी है। उन्होंने कांग्रेस के काफी लोगों को तोड़ लिया है, और जो लोग कांग्रेस में हैं भी दिखावा आज कांग्रेस में कर रहे हैं, वो भी हेमंत शर्मा के पीछे ही हैं, भले ही कांग्रेस में रहे। नहीं, तो वो ये इस बस प्रकार की तैयारी हो रही ना सर, केंद्र सरकार बदले, मोदी जी हटे नहीं, कांग्रेस की सरकार बनी नहीं, क्योंकि मतलब ये तो इतिहास है ना। एक टाइम पे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा जाता था, इसीलिए प्रतीक इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले भागने वाले लोगों में यही होंगे। तो अब हमें ये इंतजार करना चाहिए कि बिहार की नई तस्वीर क्या बनती है। अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के धन्यवाद। लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।